नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज हमारे साथ में देख रहे होंगे कि जिन्होंने राजनीति को और समाज को बड़ी गहनता से अध्ययन किया है और समाज की बारीकियों को समझा है, जिन्होंने राजनीति को बड़े अंदर जाकर के समझा है, चाहे समाज को कह लें या फिर राजनीति को। विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए आज हम जो वर्तमान परिस्थिति है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ में वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे और ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, एक समाज के नाते, जो ओबीसी वर्ग के नाते, और साथ साथ में हम परिचर्चा करेंगे लोधी समाज की भी, चाहे मध्य प्रदेश की सरजमी पर कुछ जो कौतूहल मचा है वहाँ की, और साथ के साथ में उत्तर प्रदेश की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो ओबीसी जो रिजर्वेशन था, जो नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण था, वो हाई कोर्ट ने हटा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जो ओबीसी का आरक्षण है कि बिना ही आप नगर निकाय के चुनाव कीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ जब बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं तो वहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया जाता है। बात आती है ओबीसी की, तो वहाँ पर बिना ओबीसी को आरक्षण दिए ही चुनाव डिक्लेयर करा दिए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सरकार की मंशा है, जो ओबीसी आरक्षण विरोधी तो नहीं? धन्यवाद कृष्णा जी। दरअसल ओबीसी का जो कंसेप्ट आया मंडल कमीशन के बाद आया था और उस रिपोर्ट में ये दिखाया गया था कि समाज का कुछ ऐसा वर्ग है जो कि निरंतर देश हित में कृषि उत्पादन करके काम करता है, और लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो उन्हें आरक्षण देके उन्हें भी अन्य जातियों के समान रेखा पर लाया जाए। और वो जो है आरक्षण लागू हुआ। और राजनीति में भी पिछड़े वर्ग का आरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछड़े वर्ग की जो समस्याएं हैं उसे एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ही ज़्यादा अच्छी तरह ऊपर रख सकता है, शासन में रख सकता है। तो ये जो एक पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुप्रीम हाई कोर्ट द्वारा समाप्त किया गया है, यह निश्चित ही एक दुखद बात है पिछड़े वर्ग के लिए, और इससे निश्चित ही सरकार के विरोध में मत जाएगा पिछड़े वर्ग का। क्योंकि माननीय हमारे कल्याण सिंह जी जो पिछड़ा वर्ग के पूरे देश के राष्ट्र के नेता माने जाते थे, उन्होंने भी कहा था कि आरक्षण अगर न मिले तो उसे थप्पड़ मार के छीन लो। तो उनकी भी बात आज याद आती है, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो आज इस पर चुप हैं, वो आवाज़ नहीं पहुंचा रहे हैं हमारी सरकार तक। तो मैं तो यही कहूँगा कि पिछड़े वर्ग के लिए ये बहुत दुखद है, और पिछड़ा वर्ग ही इस भारत की जनसंख्या में एक अहम भूमिका निभाता है कि 70-80% तक पिछड़ा वर्ग ही है, और वही जो राष्ट्र की धुरी है कृषि उसमें लगा हुआ है, अन्न उत्पादन में लगा हुआ है। तो उस वर्ग को आरक्षण न देकर एक निश्चित अन्याय उसके साथ हुआ है। जैसे बात करें इस समय जो ओबीसी समाज के लीडर हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी को लेकर कह लें, लेकिन आज वो चुप क्यों हैं? हाँ, बस वही है कि इस तरह जो इसमें भागीदारी है, आज की सरकार में जो भागीदार हैं वो कहीं सरकार के जो रहनुमा हैं वो हमसे विमुख न हो जाएं, इसीलिए उनका मुंह बंद है और सबको अपना पद का लालच और अपना आर्थिक संकट दिखाई देता है कि भाई अगर हम मुंह खोलेंगे सरकार के अगेंस्ट में तो निश्चित ही हमारे प्रति जो रिपोर्ट जाएगी वो अच्छी नहीं जाएगी, और हो सकता है कि अगले इलेक्शन में क्या हो। तो इस डर से वो चुप हैं, और बाकी जो हैं जो विरोधी दल हैं वो सारे मुखर हो रहे हैं। तो अब दिखाई दे रहा है कि भाई पिछड़ा वर्ग अपना कहाँ समर्थन देता है, विरोध में देता है सरकार के या अगेंस्ट में देता है, ये स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों से पता चलेगा। जैसे आप देखें कि ओबीसी में एक कम्युनिटी आती है लोधी समाज, कहीं ना कहीं देखे जाए तो ओबीसी वर्ग में जैसे यादव ने तरक्की की है, कुर्मियों ने तरक्की की है, या फिर कह दें पटेलों ने तरक्की की है। लेकिन अगर हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो लोधी समाज है, वो कहीं ना कहीं जनसंघ से लेकर के भाजपा के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन इतने समय कदम से कदम मिलाने के बावजूद भी
आज देखा जाए तो उसको बीजेपी से क्या मिल रहा है? आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे लोधी समाज के जो लीडर हैं, अभी आपने एक हाल ही में एक और वाक़या देखा होगा कि प्रीतम सिंह लोधी जो मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने बीजेपी के थे और उन्होंने एक कथावाचक पर एक टिप्पणी कर दी थी, तो उनको भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। वहीं पर जब निष्कासित कर दिया गया तो पूरा दलित और पिछड़े समाज ने उनको समर्थन दे रहे हैं। परंतु उत्तर प्रदेश से कोई भी लोधी समाज से कहें कोई उनका साथ नहीं दे रहा। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वो सही कहा, लेकिन हमारे जो हमारे जो लीडर हैं उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, और ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी लीडर हैं उन्होंने इस संबंध में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ के हमारे इतने विधायक हैं और अन्य पार्टियों में भी विधायक हैं, हमको चाहिए था कि उसको सपोर्ट करें और सपोर्ट करके उसको एक मनोबल दें, लेकिन किसी भी आदमी ने, किसी भी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। लगभग कितने लोधी समाज के ऐसे इस समय विधायक या मंत्री पद पर हैं? कितने लोग होंगे लगभग? लोधी समाज के 21 कम से कम विधायक हैं ही, और उसमें कुछ एमपीज भी हैं। इन लोगों को चाहिए कि इस संबंध में उसका सपोर्ट करें और अपने समाज में जो भी कमियां हैं जो उसे उठाएं और उसको सपोर्ट करें। आपको जैसे एक लोधी समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ देखा जाता है, और दूसरी तरफ देखें शैक्षणिक रूप से जो रिजल्ट आते हैं, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, या अलग अलग एग्जामों के थ्रू हम देखते हैं कि उसमें उनकी जो संख्या है वो बहुत कम रहती है। तो इस लोधी समाज का जो पिछड़ापन है, आप किस तरफ देखते हैं? कैसे पिछड़ा हुआ है ये? एक्चुअल में हमारा जो लोधी समाज है शुरू से ही कमज़ोर रहा है, कमज़ोर भी रहे हैं और इकोनॉमिकली भी बहुत कमज़ोर रहे हैं। इनके इनके और शिक्षा में भी बहुत कम लोग पहुंचते हैं, सपोर्ट भी नहीं मिलती है। हमारे यहाँ जो अधिकारी भी पहुंच जाते हैं वो भी कोई खास सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों को, नेता लोग भी खास सपोर्ट नहीं करते हैं। यदि इनको जो है सपोर्ट किया जाए एजुकेशन में और वैसे भी सपोर्ट किया जाए तो ये लोग मेहनत करेंगे और अच्छे एग्ज़ाम में पास करेंगे। जैसे लोधी समाज की अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड में दोबारा एक सवाल और मैं पूछने वाला था। राज कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा। एक ना कोई दिक्कत नहीं, उसमें चलने दें। एक सवाल और था मेरे एकदम से दिमाग से चला गया, जो आप ही कह रहे थे। एक लोधी समाज का एक सवाल और था। चल ना चलने दी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम लोधी समाज की अभी हम बात करें तो लोधी समाज में आप ऐसे क्या लीडर देख रहे हैं जो आने वाले समय में इस समाज को आगे ले जा सकते हैं, या कुछ और नए लीडरों को आप देखना चाहते हैं अपने समाज से? देखिए, लोधी समाज ने इस जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बहुत कुछ दिया है और अच्छे अच्छे लीडर हमारे हम लोगों ने दिए हैं और काफ़ी इनको इस पार्टी को बहुत कुछ दिया लोधी समाज ने। लेकिन लोधी समाज को इस पार्टी से कोई खास प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग जो हैं इस पार्टी में पूरी पूरी लगन से इसको सम्मान देते हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन खास हमको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर देखा जाए जो एक लोधी समाज है, कहीं ना कहीं जनसंघ जब से बना है तब से, और उसी में उनके मंत्री भी रहे थे, विधायक भी रहे थे, तब से लेकर के आज बीजेपी के बनने तक लगातार एक ही पार्टी को पूरा लोधी कम्युनिटी वोट देता हुआ आया है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि पार्टी को सपोर्ट तो पूरा लोधी समाज कर रहा है, परंतु पार्टी ने लोधी समाज को क्या दिया? आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से चाहते हैं कि जो पार्टी है वो लोधी समाज को या पूरे क्षेत्र को, जहाँ पर ये चाहे अतरौली ले लें, चाहे एटा ले लें, चाहे डिवाई विधानसभा ले लें, या फिर मतलब एक पूरा बेल्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप कौन ऐसी चीज़ों का पिछड़ापन देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर अगर कार्य किया जाए इन नेताओं को तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखो, लोधी समाज के जो लीडर हैं उन्हें जो है लोधी समाज में विकास के लिए और लोगों को शिक्षा में, नौकरी में प्रमोट करें, और जो भी जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ये करें। और जब हम इनको सपोर्ट करते हैं तो ये हमारा वैसे भी देखो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ये लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं।
कचहरी तहसील ये वर्क हैं, इनमें भी लोधियों को कोई खास सपोर्ट नहीं मिलती है। और इनमें जो है हम लोग इतने कमज़ोर रहते हैं कि इनका जो ऑफिसर्स हैं इनका कोई सामना वगैरह हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। और दूसरी अन्य बिरादरियां जो हैं, यादव हैं या ब्राह्मण हैं या अन्य बिरादरियां हैं, इनमें बड़ा एक तरह से अपनी जाति की वजह से, अपने नेताओं की वजह से बड़ा इनमें संघर्ष वो रहता है, और ये अफसरों से अपने कार्य कराने में बड़े सक्षम रहते हैं। चलिए, जैसे हम बात कर रहे हैं ओबीसी समाज की, अभी हमने एक लोधी समाज की कम्युनिटी के बारे में जाना और काफ़ी गहराई से इन्होंने अध्ययन किया है एक समाज का। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी खामियां देख रहे हैं कि अगर एक पूजा पाठ देखें या पाखंडवाद कह दें, पूजा पाठ एक अलग चीज़ होती है, जिस तरीके से वर्तमान में जो बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के कथावाचक आ रहे हैं, बाद में उनकी कुछ ना कुछ खामियां निकलती हैं, फिर नई उपज हो जाती है, मतलब एक नई पौध तैयार हो जाती है, फिर उधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या यही कारण तो नहीं कि जिसकी वजह से जो ओबीसी वर्ग है उसके पिछड़ेपन का कारण हो? जी हाँ कृष्णा जी, बात ऐसी है कि इस समय इस युग में आकर जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक मान्यताएं थीं वो बिल्कुल बदल गईं। एक सन्यास ग्रहण करने के बाद समाज से बाहर जाकर आध्यात्मिक रूप में ईश्वर की उपासना किया करते थे। आज उल्टा हो गया। आज सन्यासी जंगलों को छोड़ के राजगद्दी की तरफ और राजमहल की तरफ भाग रहे हैं कि हमें गद्दी किसी तरह येन केन प्रकारेण मिले। विभिन्न अखाड़े बन गए, विभिन्न चीज़ें बन गई। वो लोगों को सत्य मार्ग से शिक्षा ये नहीं कहते कि तुम जो है जाकर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करिए। वो कहते हैं कावड़ धोइए, वहाँ शीश नवाइए, इस मजार पर जाइए, इस मठ में जाइए, इस मंदिर में जाइए। इससे क्या मिलेगा सिवाय भटकाव के? कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा उत्तम शिक्षा प्राप्ति से मिलेगा। तो ये जितने भी कथावाचक हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को एक उचित मार्ग पर, उन्नति के मार्ग से बाधित कर रहे हैं और उन्हें मार्ग भ्रष्ट कर रहे हैं एक तरह से। भाई, आदमी का आध्यात्मिक विकास या जो है सामाजिक विकास या आर्थिक विकास कैसे होगा? उत्तम शिक्षा ग्रहण करने से। वहीं से जैसे अभी मेरे भाई साहब श्री सूरजपाल सिंह जी कह रहे थे कि हम लोग अपने विचार किसी अधिकारी के सामने नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं, हमें कानून की जानकारी नहीं है, हमें अपने अधिकारों का पता नहीं है कि क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये कहाँ से मिलेंगे? शिक्षा से। कथा सुनने से तुम्हें मौलिक अधिकार अपने पता नहीं लगेंगे। आप पढ़ेंगे भारत का संविधान, तब आपको मौलिक अधिकार पता लगेंगे। ये जितने भी कथावाचक और प्रवचनवाचक ये जो जंगलों में रहने चाहिए, ये यहाँ आकर समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। यही कारण है। और हमारी जो ये पिछड़ा वर्ग जो है इन पर अंधविश्वास कर रहा है। यही हमारी शिक्षा का और हमारे आर्थिक विकास का अवरोधक बने हुए। चलिए, एक देश में इस समय जो चल रहा है, थोड़ा सा उस ओर नज़र डालते हैं। देखते हैं कि पहले कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में था। आज एक रंग है जो आपने देखा होगा कि इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि केसरिया रंग जो उसमें था, कि भगवा रंग जिसे कह दें, और वो पठान मूवी में एक गाना फिल्माया गया है और वो रंग खतरे में आ गया है। तो मतलब किस ओर राजनीति और किस ओर इसको धकेला जा रहा है? कि एक रंग भी अब खतरे में होने लगा है? जी हाँ, विज्ञान कहती है कि सूरज के प्रकाश में 7 रंग हैं और हम सबको मालूम है। और हर रंग आप एक विशिष्ट रंग को कह दें कि ये हिंदू का है या ये मुसलमान का है या ये क्रिश्चियन का है, ये सिख का है, ये तो केवल हमारी बनाई हुई धारणाएं हैं। सूर्य के प्रकाश में जो सबको प्रकाश देता है, पूरे संसार को प्रकाश देता है, उसमें हर रंग का अलग महत्व है। अगर उसमें से एक रंग भी घटा दिया जाए तो प्रकाश उस तरह का नहीं रहेगा जो हमें आज मिल रहा है। तो सभी रंग, मानव के जीवन में भी सारे रंग होने चाहिए, सूर्य की रोशनी की तरह हर रंग होना चाहिए। रंगवाद और ये रंग का जो भेद कर रखा है, ये तो हमारे राजनीतिज्ञों की चाल है, एक सोची समझी चाल है।
कि इसको इस रंग में बांध दो, इसको इस रंग में बांध दो, इसको इस रंग में बांध दो। हमारा राष्ट्रीय तिरंगा 3 रंग का है, कौन सा रंग उसमें हमें प्रिय नहीं है? क्या हरा रंग जो हरियाली, खुशहाली और समृद्धता का प्रतीक है, वो हमारा अपना रंग नहीं है? क्या वो हिंदुओं का रंग नहीं है हरा? तो ये तो एक बांटने वाली बात है कि रंगों में हमें बांटा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप एक देखते होंगे कि बेरोजगारी पर कोई बात नहीं, किसानों को लेकर के कोई बात नहीं। आज जो एक महिला है जो रसोईया में रहती है, जो सब्सिडी मिलती थी, आज उस पर भी कोई बात नहीं। और जो बेरोजगारी जिस दर से बढ़ रही है, महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, उधर बात ना हो करके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बातें चल रही हैं आज देश में, पूरे देश। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, आज आपने मीडिया पर देखा कहीं बेरोजगारी के संबंध में कोई बात हो रही हो? मीडिया बिका हुआ है, उसको एक मुद्दा मिल जाए उसी पर वो घंटों बोलेंगे। वो कहेंगे कि हाँ, दीपिका पादुकोण ने आज फलानी साड़ी पहनी है, वो कहेंगे कि आज जो है वो डेट पर कहाँ गई हैं, किसके साथ उसके अफेयर्स चल रहे हैं। वो बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करेंगे कि अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है। वो जो है जीडीपी पे बात नहीं करेंगे, टैक्सेशन पे बात नहीं करेंगे कि ये टैक्स जनता के अहित में है, गरीब लोगों पर कितना बोझ बना हुआ है। वो कीमतों पर बात नहीं करेंगे कि कौन सी कीमत कहाँ बढ़ गई। तो ये मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है, जो हमें 20 साल पहले या 25 साल पहले जो मीडिया से निष्पक्ष खबरें मिलती थी, वो बनना बंद हो गई। और बहुत सारे यही कारण हैं कि बहुत सारे चैनलों की टीआरपी बहुत ज़्यादा गिर गई और लोग अब टीवी देखना बंद नहीं करते। ये डिबेट आते हैं, मुर्गे की तरह लड़ाते हैं और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इससे क्या मिल रहा है? भाई, मीडिया को चाहिए कि जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाए भारत की। और वास्तविक भारत कहाँ है? वास्तविक भारत गांव में बसता है। यहाँ की 70% जनता गांव में बसी हुई है। वो किस स्थिति में रह रही है, उसका जीवन स्तर क्या है, जाड़े में कैसे अपना जो है एक गरीब परिवार पालन पोषण कर रहा है, जो दैनिक मजदूरी कर रहा है लाके, और उस दिन उसे मजदूरी नहीं मिली तो वो घर पर किस तरह अपना चूल्हा चक्की चला रहा है इस महंगाई में, वो देखना चाहिए। मीडिया दिखा रहा है वहाँ उच्च वर्ग को कि हमारे जो है फलाने लीडर कहाँ क्या पार्टी कर रहे हैं, कहाँ होटलों में आज क्या स्वागत हो रहा है, कितनी फूल मालाएं पड़ रही हैं, कितने का सूट पहन रहे हैं, कितने का बूट पहन रहे हैं। ये मीडिया दिखा रहा है। ये मीडिया का दिखाने का काम है। मीडिया का दिखाने का काम है कि वो भारत की जनता जहाँ बहुसंख्यक रूप में बस रही है, गाँव